इस देश की सबसे जो बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनका जो बदला हुआ स्टांस नजर आ रहा है, जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, युवा न्याय की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो उनमें कितना सच्चाई देखते हैं और वो उनमें देश का भविष्य आप क्या देखते हैं, किस तरह से उनको आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही पूछा है कि जो राहुल गांधी जी हैं, आपने कहा बदला हुआ, बदले हुए पहले से थे। जिस आज मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, जो फ्रंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी खोलते वही चैनल आते हैं और शाम को मुर्गा लड़ाते हैं, उन लोगों को बाकायदे पैकेज दिया गया था, पैसा दिया गया था। एक विवेकानंद फाउंडेशन था भाजपा का, वो 2012 से ही लग गई थी कि राहुल गांधी के छवि को कैसे खराब किया जाए और इन दंगाइयों को सरकार में लाई जाए। तो राहुल गांधी जी पहले से भी अच्छे थे, लेकिन आप जैसे यूट्यूबर जो युवा हैं, आज जब अपना मजबूत किए इरादा कि नहीं हम जेन्युइन मुद्दों को दिखाएंगे, और आप जाके जमीन पे जब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के बारे में पूछ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो राहुल गांधी जी पहले भी अच्छे थे, लेकिन एक छवि उनकी ये सुधरी है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा किए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, तो जन जन जब पहुंचे तो उन्होंने देश को समझने के लिए एक एक व्यक्ति को समझने का उन्होंने जो प्रयास किया, और व्यक्तियों ने भी उनको समझा कि यही राहुल गांधी हैं जिनको लोग पप्पू कहते थे। जो व्यक्ति विदेश से ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया से एमफिल किया हो, पप्पू कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति चाय, देखिए चाय पीने वाला और चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इससे हमको दिक्कत नहीं है, भारतीय डेमोक्रेसी में ऐसा व्यवस्था है। लेकिन आप इतने भी जाहिलों को, दंगाइयों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत बनाइए कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बेहतर स्कीम और प्लान ना बना सकें, जो 20 साल का दूरदर्शी स्कीम ना ला सके। आज जो मतलब ये भी जो आखिर उन लोगों को वोट मिल रहा है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो वोट देने वाले, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा था कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, ये सारे वोट बैकवर्ड वोट, इनके वोट बैंक हैं, और ये सारे लोग जब नेता उनके साथ चले जाते हैं तो ये वोट बैंक भी शिफ्ट कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम जनता के पास में वो इंफॉर्मेशन एसेस करने का कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास ये पोस्ट आता है कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी, इस टाइप का मीम चल रहा है, रील चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था। तो ये जब लोग देखेंगे, रील देख रहे हैं लोग, तो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाए, कैसे उच्च शिक्षा में जाएं कि आपकी तरफ विश्लेषण कर पाए, क्योंकि आप भी एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अब आप इतना पढ़ लिख गए हैं, तब इन चीजों को समझ पा रहे हैं और अपने समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए आप कैसे देखते हैं, क्या भविष्य है उन लोगों का, कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि सारा खेल शिक्षा का है, सारा खेल शिक्षा का है कि जो आप वो बता रहे हैं कि पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दी, वो एक ऐड था, वीडियो था, प्रचार था। उसको प्रचार समझ, जैसे निरमा का प्रचार आता था, साइकिल का प्रचार आता था, साबुन का प्रचार आता था। ये प्रचार तो झूठा है ना? हाँ, तो वो बिल्कुल वो प्रचार था। निरमा का भी प्रचार वैसा ही होता है, साबुन उतना साफ नहीं कर देता है कपड़ा, उसमें पानी, हाथ, सबका मेहनत होता है। तो प्रचार देख के आप उसको वास्तविक मत समझिए। और ये जो नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं, खबरें लोग देख रहे हैं, इसको देखना बिल्कुल बंद कर दें। क्या करेंगे आप बहुत सारा खबर जान के? 24 घंटा आप चैनल के सामने बैठे हुए हैं, वो भोजन नहीं है। आप उतना ही डाटा जानिए, आप अखबार उठाइए, लोकल खबर अपना पढ़ लीजिए। देश विदेश की खबर अगर आपको जानना है तो आप बदल बदल के अखबार पढ़िए, एक महीना इनको पढ़िए, एक महीना आप दूसरे को पढ़िए, तीसरे को पढ़िए। आप किसी भी चीज की आदती हो जाएंगे, जैसे आप अपने प्रतिनिधियों के आदती हो जाएंगे, तो आपको बेहतर खबर नहीं देगा। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि 5 रुपए में जब फोटो कॉपी होती है, तो 5 रुपए का अखबार दिल्ली में छप के आपके दरवाजे पे 20 आपने जैसे कहा कि अखबार बदल के पढ़िए, तो हिंदी माध्यम का पाठक कौन सा अखबार पढ़े? वो तो सारा वही लिख रहा है, उसमें कोई भी वेरिएंट नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला सामने आया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया होता तो ये घोटाला सामने नहीं आता। लेकिन उसके विषय में डिटेल कोई रिपोर्टिंग किसी भी हिंदी अखबार में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। देखिए, अखबार तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही मत पढ़िए, अखबार पढ़िए ही नहीं। या तो जो यूट्यूबर हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो देखने से अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने झूठ बोल रहे हैं, कितने सच बोल रहे हैं। मैंने शुरू में जो 4-5 नाम बताए, इतने ही काफी हैं, इतने ही लोगों को देखिए, बहुत डाटा जानने की जरूरत नहीं है। और चुनाव आप अपने मुद्दों पे वोट दीजिए,
अपने मुद्दों पे वोट दीजिए। केरल में क्या हुआ है उस मुद्दे पे आप यहाँ वोट देंगे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। बिहार में क्या हुआ है, यहाँ के लोगों के मुद्दे पे अगर केरल में वोट पड़ेगी, कश्मीर में वोट पड़ेगी तो उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। आप अपने मुद्दे पे वोट दीजिए कि अभी भी बिहार 40 सांसद में 39 सांसद जो सरकार तत्कालिक है 20 सालों से, उसके पास 39 सांसद अगर आप भेजे हैं तो आप अपने एक बार सासाराम स्टेशन पे खड़ा होकर देख लीजिए कि आपकी ट्रेनों की स्थितियां क्या है, और आप गुजरात से, महाराष्ट्र से और साउथ से आने वाली ट्रेनों की स्थितियां जो शुरू होती हैं, रनिंग जो शुरू सासाराम से जो ट्रेन खुलती है, आप देख लीजिए उसकी सफाई की क्या स्थिति है, और जो महाराष्ट्र में और गुजरात में किसी जिले से जो ट्रेन अगर खुलती है उसकी साफ सफाई की स्थिति क्या है देख लीजिए। क्योंकि आपके सांसद जो हैं, आपके सांसद जो अपनी जमीर बेच चुके हैं, वो अपना हक और हुकूक की वहां लड़ाई ही नहीं लड़ते हैं। आपके पास सिर्फ आते हैं, लोक लुभावनी बातें करते हैं कि मोदी जी को जिताइए और वो विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु मत बनिए, आप अपना ही कल्याण कर लीजिए, अपने पड़ोसी का कल्याण कर लीजिए, यही बहुत है। तो बस इतना हम कहना चाहेंगे कि अगर एक पार्टी को 39 सांसद आप भेजे हैं, 40 में से 39 भेजे हैं, तो आप उन सांसदों से आने के बाद जमीन पे उनसे पूछिए कि आपने इस बिहार के लिए विशेष क्या किया है। विशेष क्या किया है कि हमने 39 सांसद आपको भेजा, तो हमारे लिए आपने कितनी राजधानियां ट्रेन बिहार में रुकवाई, कितने हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन आपने रुकवाई है, और राष्ट्रीय स्तर के कितने उद्योग लगाए हैं, रेल के कारखाने खुल रहे हैं गुजरात में। वंदे भारत की तो भाई जरूरत भी नहीं है, अभी तो यहाँ जनसाधारण ही चल जाए तो बहुत है दिल्ली के लिए। नहीं, तो जनसाधारण ट्रेनों को, ये जनसाधारण को ये नहीं पुरानी शताब्दी ट्रेनों का नाम बदल रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, किराया बढ़ा दिए हैं, उसकी साफ सफाई कर दिए हैं, कलर चेंज करा दिए हैं। लालू जी ने जो यहाँ पे ट्रेन चालू कराया था गरीब रथ एक्सप्रेस, कम दाम में एसी का किराया में लोग आसानी से आते जाते थे। ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए, जनरल की बोगी मतलब बिल्कुल ही उसमें आप पैर नहीं रख सकते। जहां पे 39 सांसद और 40 में से एक सरकार की जो 20-15-10 साल से सरकार चल रही है, वहां के बिहारियों को ढो के जाने के लिए मतलब भेड़ बकरियों की तरह लोग जनरल क्या स्लीपर क्लास में जा रहे हैं। थर्ड एसी की दुर्गति हो रही है, हम लोग आते जाते हैं देखते हैं कि मतलब ऐसी व्यवस्था है कि आप उसमें पैर नहीं रख सकते। तो उन 39 सांसदों से आप सवाल पूछिए कि क्या हमें कम से कम आने जाने के लिए इतना साधन नहीं दे पाए हैं आप 10 सालों में? हम कैसे आपको सरकार में ले आए, कैसे हम आपको चुन के भेजें? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो सांसद लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, तो हमारी जो जनता है, जो भी लोग हैं, जो भी युवा हैं, उनसे क्या सवाल पूछें कि किन मुद्दों पे आपको वोट दें, इन सब चीज के बारे में कुछ गाइड करिए। जब वो आते हैं तो उनसे आप सीधे सवाल पूछिए, डरिए मत, वो कुछ कर नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो मौका है, ये आप यही एक बार आपको राइट मिला हुआ है अपनी बात रखने का। उसके बाद 5 साल के लिए चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो आपका हाथ बंद जाएगा। यही आपका राइट है। इस समय आपसे उनसे जो भी पूछ सकते हैं, जो बार्गेनिंग कर सकते हैं। कहीं आप जाते हैं सामान लेने दुकान पे, तो जब आप पैसा लेके जाते हैं तो उस समय बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, कम करना है, ज्यादा करना है, इतना में दे दीजिए। आप इस समय इनसे बार्गेनिंग करिए। यही एक मौका है जो ये आपकी बात सुनेंगे, और हो सकता है अगर आपका दबाव बने तो आपके लिए काम भी करेंगे, उन मुद्दों पे जाके लड़ेंगे। क्योंकि एक बार जब आप पूछ लेंगे तो अगला जब प्रतिनिधि आएगा तो उसे पता है कि अगर हम काम करके नहीं समाज में जाएंगे तो हमको ये लोग वोट नहीं देंगे। तो युवा जो है सिर्फ बेरोजगारी की बात करें, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी में है ओल्ड पेंशन की बात करें, 40 साल से ऊपर के जो है वो उद्योग की बात करें, महिलाएं जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उद्योग के लिए, जो कुटीर उद्योग है, शिक्षा के लिए, इसकी बात करें। आप अपने हिस्से का सिर्फ अपना बात करिए, मत बात करिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, अमेरिका आएगा तो क्या हो जाएगा। ये आपका काम नहीं है। इसके लिए पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। आप बस बेहतर अपना सांसद बना के भेज दीजिए, वो आपकी बात बेहतर रखेगा। लेकिन आप अपने हिस्से की, राम राज्य में क्या होगा ये आपका काम नहीं है। ये उन मठ में बैठे हुए बाबाओं का काम है, जिनका जो पेशा है उनको करने दीजिए। आप अपना, अगर मैं पीएचडी किया हूं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हूं और मुझे परमानेंट रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मुझे बात करनी चाहिए कि इन 10 सालों में भाजपा सरकार ने केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में भर्तियां तक नहीं लाई, फेलोशिप काट दिए गए बच्चों के। अब आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं पीएचडी करना चाहते हैं, उनको फेलोशिप नहीं मिलेगा। हायर एजुकेशन में वो जा ही नहीं पा रहे हैं। हायर एजुकेशन की ऐसे कैटेगरी वाइज सीटें काट दी गई है कि दलित समाज का, महादलित समाज का, अति पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज में 2-4
लोगों को छोड़, बिरादरी खास तौर से छोड़ दिया जाए तो कोई जा ही नहीं पा रहा। इसके लिए व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है, अमूल चूल कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो मलाई खा रहे हैं। तो आप जब बहुमत में हैं तो आप इनसे मांग करिए कि हमारे लिए आप क्या करेंगे सांसद जी, ये मुद्दों की बात करिए आप। जातिगत जनगणना पे आपकी क्या राय है? हाँ, जातिगत जनगणना पे बिल्कुल तेजस्वी जी और नीतीश जी ने मिलके उस समय जितने एकजुट थे बिहार के लोग, बिहार के जो भी पार्टी पक्ष विपक्ष के लोग थे, एकजुट हुए। और खासतौर से एकजुट इसलिए हुए कि बहुजन समाज के लोग थे ज्यादातर उसमें। ये गए जाति जनगणना पे, दिल्ली तक गए, बात रखे, लड़ाई लड़े, और यहाँ तक कि जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने जाति जनगणना कराया और सारा डाटा जारी किए कि किनके पास कितनी कितनी जमीनें हैं, किनके पास कितनी आबादी है, उनका क्या प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि किसका हक कौन खा रहा है। इस पे बहुत सारे लोगों को, जो हमारे जो अपर कास्ट के दोस्त हैं, वो लोग पूछते हैं कि ये सही नहीं है, इससे भेदभाव बढ़ेगा। तो ये क्या है, मतलब इसके विषय में कुछ डिटेल में बताइए और थोड़ा सरल भाषा में बताइए कि उनको समझ में आए चीज की जातिगत जनगणना सबके लिए अच्छा है, तभी ये देश मजबूत बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आप कह रहे हैं अपर कास्ट आपके जो दोस्त हैं, वो अपर कास्ट के दोस्त जो हैं वो करते क्या है, पहले तो ये समझिए कि वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके पूजा पाठ का मलाई चला जाएगा। अगर वो शिक्षक हैं तो वो चाहते हैं कि अगर जाति जनगणना होगी तो अगर लोहार का लड़का है तो 3% उसकी आबादी है, तो कहेगा कि रिजल्ट आया तो 3% हमारे लोग क्यों नहीं दिखे, हमारी मलाई कौन खा गया। हर व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व जाति के हिसाब से मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो मलाई पहले से खा रहे हैं, आपके जो कह रहे हैं तथाकथित दोस्त हैं या परिचित हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जो परंपरागत 5000 सालों से 4000 सालों से जो जिस मलाई पे वो बैठे हुए हैं, बैठ के खा रहे हैं, हमको आपको बरगला के, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम शिक्षित हों और अपने हक और हुकूक की हम बात करें और कहें कि हमारी जितनी संख्या भारी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिले। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उसमें आप पाएं। ये तो शिक्षा से ही संभव है। जब समाज पूरी तरह से शिक्षित होगा, जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा SC ST वर्ग के लोग हैं, जब पढ़ाई करेंगे तभी ये सारा चीज संभव है। और इतना जल्दी संभव लग भी नहीं रहा है। नहीं, इतना जल्दी संभव होगा जब आप सरकार बदलिए। सरकार, देखिए, हमें अगर 5 साल पढ़ने का मौका मिला तो हमने 5 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखा दिया कि हम क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। 5 साल में अगर हम मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत गार्जियनों को देख रहे हैं कि अपने बच्चों को 30 35 साल तक पढ़ा रहे हैं। मत पढ़ाइए, उन्हें PG कराइए, PhD तक मैक्सिमम उन्हें मौका दीजिए, फिर उन्हें कहिए कि आप कुछ ना कुछ काम करिए, क्योंकि आपने अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लिया। आप 5 साल के लिए सरकार जब चुनते हैं तो 5 साल में वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस करे। वो योजना ना बताए कि 2047 में हम क्या करेंगे, 2047 तक आप ही क्यों रहेंगे, आप ये सोच के क्यों चल रहे हैं। आप आए हैं आज 2024 में हमारे दरवाजे पे वोट मांगने, तो आप 24 से 29 तक रहेंगे। तो आप इन 5 सालों में आपका विजन क्या होगा, मैक्सिमम आप ये बताइए, और इसमें हमारे कल्याण के लिए आप क्या काम करेंगे ये बताइए। तो इन मुद्दों पे आप उनसे बात करिए, इन्हीं मुद्दों पे आप उनसे लड़िए और कहिए कि हमें इन 5 सालों में ही आप सरकार दीजिए। आप अगली बार हमें मन होगा तो हम आपको चुनेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चुनेंगे। और जनता के पास सबसे बढ़िया विकल्प है कि 5 साल में जब आप जाते हैं वोट डालने तो आप सरकार बदलिए। ये सिर्फ आपको राइट सरकार बदलने के लिए है, दोबारा चुनने के लिए नहीं है। आप दामाद नहीं चुन रहे हैं कि 40 साल के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि 5 साल में इन्होंने अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर दिया, जो इनकी जितनी हैसियत है, जितना बुद्धि विवेक है। तो आप एक दूसरे को मौका दीजिए, चाहे जो हो, नया ही हो, क्योंकि वो आएगा जब आपको प्रैक्टिकल ही करना है। तो आप एक नए को दीजिए, हो सकता है वो बेहतर करे। केजरीवाल ने किया, दिल्ली में नया किया, शिक्षा पे बढ़िया है। बिल्कुल। तो आप बदलिए, आप सरकार बदलिए, अब की बार फलाने की सरकार। ऐसे करने से उन्होंने एक माइलस्टोन भी सेट किया कि वो बिजली फ्री दिए, महिलाओं को बस यात्रा का फ्री दिए, उसके बाद में लोगों के खाते में कुछ पैसा धनराशि इकट्ठ वो किए कि जिससे कि चलते उनका घर परिवार अच्छे से चल सके। और उनके किए हुए चीजों को सरकार पढ़े तो कहती रही कि रेवड़ी है, लेकिन बाद में अलग अलग जगह पे जहां चुनाव हुआ वहां फिर से उसी पे काम कर रही है। बिल्कुल। देखिए, ये रेवड़ी वही लोग कह रहे हैं जो वहां सरकार में नहीं है, वो अपने भी मैनिफेस्टो में ये बात रखे हुए हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये जो फ्री में नहीं दिए हैं, हमारे आपके पैसे को उन्होंने हमें और आपको दे दिया है।
बस जो पैसा एक विशेष वर्ग के लोग जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं आईएएस का रिजल्ट आता है कि फलाने जिले में मेरा लड़का टॉपर हो गया। 2-3 सालों से मैं सुन रहा हूं कि बिहार के लोग टॉपर हो रहे हैं यूपीएससी में, लेकिन बिहार का कल्याण बीमारू राज्य का जब दर्जा दिया जा रहा था सेक्रेटेरिएट में दिल्ली में बैठ के लोग, तो यही यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा आईएएस वहां बैठे हुए थे। तो इनके प्रति बहुत खुश मत होइए, सबसे ज्यादा यही करप्ट है और यही सरकारों को चलाते हैं। तो फ्री बीज नहीं है, यही शब्द दिए हैं फ्री बीज। हमारा पैसा है, उस सरकार ने कोशिश किया कि हमारा पैसा हमें समय से और इन सुविधाओं के माध्यम से मिल जाए, जो पहले विशेष उद्योगपतियों को मिलते थे, विशेष ब्यूरोक्रेट्स को मिलते थे, विशेष नेताओं को मिल जाते थे, विशेष पूंजीपतियों को मिलते थे। तो हमारे आपके पैसों को उस सरकार ने दिया है। आप ऐसी ही सरकार केंद्र में लाइए जो हमारे आपके पैसों को मैक्सिमम, हमारे पैसे को मैक्सिमम हमारे तक पहुंचाए, जो टैक्स जाती है और वो टैक्स लौट के आए। ऐसी सरकार आप चुनिए और सरकार बदलिए। सरकार बदलने का आपको राइट है 5 साल पे, तो बदलते ही रहिए। दोबारा कभी किसी सरकार को मत चुनिए। जब आप दोबारा चुनेंगे तो वो तानाशाही होगा, जैसा आज तत्कालिक भारत की स्थिति है। और अगर ऐसा ही रहा तो जो आपको वोट देने का अधिकार है, आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे जगह होते हैं कि एमपी में चुना हुआ, हर एक जो विधानसभा है वहां पे 20-20 हजार वोटों की गड़बड़ी की गई ईवीएम के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम टेम्परिंग हो रहा है, वहां पे बक्से बदल दिए, जैसे पहले बक्से बदले जाते थे वैसे ईवीएम बदले जा रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है इसकी पूरी की पूरी भूमिका जो है इस समय संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन आता है जो जिसको इस समय जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तो 2 महीने इलेक्शन कमीशन की सरकार होती है। जो हम आप कहते हैं कि अरे मत जाइए उधर पुलिस पकड़ती है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन की ये 2 महीने की सरकार होती है, जब तक चुनाव ना हो। और जो इलेक्शन कमीशन आता है और जब वो ब्रीफिंग करता है प्रेस में, तो शेरो शायरी करता है, उससे क्या उम्मीद लगाई जाए कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराएगा।